नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। आज देश में, पूरे दुनिया में जिस तरह से घिनौनापूर्ण वारदातें हो रही है, घृणित वारदातें हो रही है, आज सभी लोग इस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन कमोबेश इसके लिए जवाबदेह हम सब के सब हैं। हम लोग ईमानदारी से अपनी जवाबदेही को पालन नहीं कर रहे हैं। आज छोटी मोटी अपराध जो हमारे समाज में हो रहा है और अपराधियों का तांडव कायम है, वर्चस्व कायम है, उसको हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही लोग उकसा रहे हैं। यदि हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो निश्चित रूप से उन अपराधियों का हौसला पस्त हो जाएगा, हौसला टूट जाएगा। लेकिन हम किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानते जब तक कि हमारी मेंटलिटी और उसकी मेंटलिटी एक जैसा होता है। तो एक अपराधियों का भी एक ग्रुप बन जाता है जिस समान मेंटलिटी वाले हैं, आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। इसलिए आज ऐसी घटनाएं घट रही है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। जो हमारे समाज में, देश में, दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, सवाल यह है कि आज जो भी कुछ हो रहा है यह निंदनीय है और बहुत ही घृणित कार्य है। आप कलकत्ता का रेप कांड देख लीजिए, जो अभी हाल ही में जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। और इस तरह देश में और भी इससे भी जघन्य जघन्य अपराध हो रहे हैं। और आज एक कोई नई घटना नहीं है जो कलकत्ता का जो ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ है। इस तरह से देश में हजारों हजारों की संख्या में महिलाएं उत्पीड़ित हो रही है, उनके साथ छेड़खानी भी हो रहा है और घृणित कार्य भी हो रहा है। लेकिन दो बातें हैं यहाँ तो कि जो बहुत ही गरीब तबके लोग हैं उनकी आवाज़ नहीं उठ पाती है, वे आवाज़ दबे के दबे रह जाते हैं। कुछ हम अपने लोक लज्जा के भय से प्रकाश में नहीं लाते, क्योंकि लगता नहीं है कि समाज में कहीं से न्याय मिलने वाला है, उम्मीद नहीं होता। दूसरी ओर अपराधियों का मन इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी आसानी से सज़ा तो नहीं मिलने वाला है। आज यूपी में जो कुछ हो रहा है उस पर भी लोग उंगली उठाते हैं। मेरा मानना है कि यूपी में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, इसके लिए ना तो सरकार, ना कोई व्यक्ति विशेष, ना कोई संगठन, ना कोई संस्था दोषी है। यह हमारा सिस्टम जो फेल हो चुका है, इस सिस्टम का नतीजा है। हमारे प्रशासन, हमारे सिस्टम का जो न्याय तंत्र जो फेल होता नज़र आ रहा है, उसी का परिणाम है। क्योंकि आप देखिए, कोई नई घटना नहीं है। बरसों से आप देखो कोर्ट में केस जाता है, लड़ते रहो लड़ते रहो। अपराधियों के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, अपराधियों के खिलाफ कोई कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसका कंप्लेन कोई सुनने वाला नहीं होता है। न थाना में एफआईआर लॉन्च होता है, न न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत अपराधी बरी हो जाता है और साक्ष्य जुटा पाना मुश्किल होता है, कोई गवाही नहीं दे पाता है। ये तमाम सिस्टम फेल का नतीजा है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए गहन चिंतन, एनालिसिस करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के दौर में उथल पुथल होता ही है और एक निश्चित समय के बाद परिवर्तन अपने आप हो जाता है। तो परिवर्तन का चक्र चलते रहता है और एक टाइम पीरियड के बाद बदलाव निश्चित हो जाता है। इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता है कि कोई चीज़ बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव चल रहा होता है और धीरे धीरे बदलाव होते 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 जब सिस्टम बदल जाता है, तब हम पुराने सिस्टम से तुलना करते हैं तो लगता है कि बदल गया है। तो बदलाव के दौर से सारा दुनिया गुजर रहा है। परिवर्तन संसार के शाश्वत सत्य है और इसमें उथल पुथल होना स्वाभाविक है। ये तमाम घटनाएं कहीं न कहीं इस ओर इंगित कर रहा है कि सिस्टम में दोष है और सिस्टम फेलुअर हो रहा है और इस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए आज इस तरह की वारदातें घटनाएं हो रही है। कोई सरकार, कोई व्यक्ति विशेष इसके लिए जवाबदेह नहीं होता है, यह फेलुअर सिस्टम का परिणाम है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज जो घृणित वारदातें हो रही है,
यह वाकई में निंदनीय है और हम सबको इसकी निंदा करना चाहिए। जो पूरे देश दुनिया में समाज में घट रहा है ये सब निंदनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही इन अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न रूप में हमारी योगदान है। हम कम से कम विरोध नहीं करते, बाइकाट कर सकते हैं। बाइकाट करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि बाइकाट करना, बुरे लोगों को बाइकाट करना, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बाइकाट करना हम इसलिए नहीं चाहते कि हमारी भी मेंटलिटी उसी तरह से है। तो खुद को सुधार करना होगा। अपनी मेंटलिटी जब तक साफ सुथरी नहीं होगी तब तक आप विरोध के लिए कदम बढ़ा ही नहीं सकते। तो मेंटलिटी गंदा है, इसीलिए आप अपराधियों को विरोध नहीं करते। आप अपनी मेंटलिटी को सुधार लेंगे, डेफिनेटली आपका कदम बढ़ेगा, ना चाहते हुए बढ़ेगा, ऑटोमेटिक भी बढ़ेगा अपराध के विरोध में। चाहे जिस स्तर से बढ़े, जिस रूप में बढ़े, शब्दों से, वाणी से, चाहे जैसे भी हो, आप उसके खिलाफ मुखरित होंगे और आवाज़ उठाएंगे भी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मेंटलिटी में दोष है, खोट है, और आपके मेंटलिटी के कारण ही ये सब हो रहा है। इसलिए आज अपराधियों को सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आप एक मेंटलिटी से हैं, इसलिए भाई भाई हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि विरोध जताने लायक कोई चीज़ है, विरोध करने लायक कोई चीज़ है। हम अक्सर एंटी सोशल शब्द का प्रयोग भी करते रहते हैं। हम तो लोग आपत्ति भी उठाते हैं कि एंटी सोशल शब्द का आज के युग में कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है। अरे आज के युग में इन शब्दों का कोई महत्व इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं कार्यों में संलिप्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, हम वैसे कृत्य को करने वाले लोगों को हम एंटी सोशल नहीं कहें तो क्या कहेंगे। तो आज समाज में एंटी सोशल लोगों का वर्चस्व है, बढ़ रहा है, बोलबाला है। तो इसके लिए हम सब जवाबदेह हैं। तो चलिए आगे मैं बात बढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज हिंसक वारदातें हो रहा है, इतनी बड़ी घिनौना घृणित कृत्य हो रहा है। इस पर अंगुली उठना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, सबको आवाज़ उठाना चाहिए। यह सबका नैतिक दायित्व है, सामाजिक नैतिक कर्तव्य है, जिस पर सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के ये शिक्षा संस्कार में ही खोट है। इसलिए आज मनुष्य डरा डरा सा, सहमा सहमा सा जीवन जी रहा है। इतना डरपोक मनुष्य जन्म से नहीं है, उसको डरपोक बना दिया गया है। ये शिक्षा संस्कार का में ही खोट है, जिसके कारण मनुष्य इतना डरा हुआ, इतना सहमा सहमा सा जिंदगी जीता है, क्योंकि उसे बना दिया गया है वैसा। भगवान बुद्ध जो थे, जहां अंगुली माल ने निर्णय लिया था कि हम 1000 लोगों को बद्ध करेंगे, और वह निर्भीक होकर के उससे बात किए और उसको समाज के धारा से जुड़े, सामाजिक धारा से उसको जोड़े। भगत सिंह नास्तिक थे। उन्होंने अपने नोट लिखा था मरते समय कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और वह पुस्तक आज दुनिया में खूब पढ़ी जाती रही है, भारत में भी पढ़ी जाती रही है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो आस्तिकता का सही मतलब समझे। पाखंड और ये सब जो है अंधविश्वास में लोगों को डालना, अंधविश्वास में लोगों को फंसाना, फिर अपना फायदा प्राप्त करना, ये आस्तिकता नहीं है। भगत सिंह ने लिखा था अपने मरते समय एक नोट जो लिखे थे फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। वे सारी बातें अभी तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से यही कहा जाता है कि भगत सिंह को नास्तिक माना जाता था। तो अंधविश्वास, पाखंड में विश्वास नहीं रखते थे। तो भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले थे, तो यह नियम होता है कि जिन्हें फांसी दी जाती है उनसे एक अंतिम इच्छा पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। या कोई भोजन, या कोई जगह का भ्रमण करना, या फिर किसी अपने स्वजन, अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलना। तो उनको उस इच्छा को पूर्ति की जाती है। जब भगत सिंह से पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा कि मेरा अंतिम इच्छा है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया, यह आरोप लगा हम पर, और इस आरोप ये जो है हम पर यह आरोप लगाया गया है और हम इसके लिए दोष सिद्ध हुए हैं। तो हम एक युद्ध बंदी हैं, हम राजद्रोह के मुकदमे में, अभियोग में हम युद्ध जो है अभियुक्त हैं, और हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मैंने युद्ध किया। तो इस तरह से हम एक युद्ध बंदी हुए। तो युद्ध बंदी को जिस तरह से सलूक किया जाना चाहिए, वही सलूक मेरे साथ किया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है।
अर्थात कि मुझे चौक चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाए, उड़ा दिया जाए फांसी देने के बजाय। लेकिन मौजूदा कानून के अनुसार ऐसा नियम नहीं था, इसलिए उनको फांसी दी गई, अर्थात उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई। तो मनुष्य को शिक्षा संस्कार में ही दोष है कि मनुष्य को डरपोक बना दिया गया है और मनुष्य जो है गंदा हरकत कर रहा है। तो यह डरपोक आदमी कैसे हो गया है, जरा सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि यह डरपोक मनुष्य कैसे हो गया। मनुष्य को यह सैसों काल से ही सिखाया जाता रहा है, समझाया जाता रहा है कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, और जीवित काल में जो हम दुख पाते हैं मरने के बाद भी हम पाते हैं। मानसिक दुख पाते हैं, मानसिक मरने के बाद भी हम पाते हैं, और वह दुख का कारण हमारा वियोग होता है। पूरे दुनिया से हमारा जो वियोग है, अलग होने का जो दर्द है, वही मानसिक दुख है। यानी मन अशांत होता है, मरने के बाद भी ऐसा होता है। इसलिए आज लोग मरने से डरते हैं। यह गलतफहमी मन में बैठा दिया गया है, और भगत सिंह मरने से नहीं डरे, बुद्ध मरने से नहीं डरते थे कि तमाम गलतफहमी से वे दूर थे, तमाम भ्रम से दूर थे, और सही चीज को वह समझ गए थे, तथ्यों को वह जान गए थे। इसलिए उन्हें मृत्यु का भय नहीं सताता था। वेंटिलेटर पर लंबे समय तक जीवन जीने से अच्छा है कि स्वस्थ मनुष्य होकर के जीना। सांस लेने के लिए नली जो है पाइप लगा हो, खाना खाने के लिए पाइप करना लगा हो, टॉयलेट के लिए पाइप लगा हो, हम बिस्तर पर ही पैखाना कर रहे हैं और वेंटिलेटर पर जी रहे हैं बरसों से। उससे तो बेहतर है कि स्वस्थ मनुष्य की तरह जिए, नहीं तो दुनिया को अलविदा कर दें। तो भगत सिंह, बुद्ध आदि तमाम, चंद्रशेखर आज़ाद जब तक जिए तब तक जो सही जिंदगी जिए और सही मायने में जिए, क्योंकि वे नास्तिक थे, अंधविश्वास से उनका मस्तिष्क दूर था, अंधविश्वास से उनका मस्तिष्क पूर्णतः सूक्ष्म था, स्वतंत्र था, और गलतफहमी और गलत चीज के पीछे भ्रम के वे शिकार नहीं थे। भ्रम से कोसों भ्रम से वे दूर थे। इस तरह से वे स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र होने के नाते निर्भीक भी थे। तो आज मनुष्य को डरपोक बना दिया है, गलत सलत कार्यों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, गलत सलत कार्यों को समर्थन कर रहे हैं। उनके मेंटलिटी में ही खोट है, उनके शिक्षा संस्कार में ही खोट है। आज इस तरह की वारदातें घट रहा है। आज लोग आवाज़ भी नहीं उठाते। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी चाहिए गलत चीज़ों के खिलाफ में। अपराधियों को मनोबल बढ़ाने के बजाय उसको मनोबल को उसको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। आज समाज विरोधी तत्वों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह सबका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। और अपने मानसिक भ्रम को मिटाएं, अंधविश्वास से दूर रहें, तभी जीवन में कुछ करने में सक्षम होंगे। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।